नमस्ते दोस्तों। गर्दन में दर्द हो जाना और ये दर्द जो होता है गर्दन का वो आहिस्ते आहिस्ते आपके शोल्डर जॉइंट तक, आपके एल्बो जॉइंट तक और आपके रिस्ट जॉइंट तक भी फैलने लगता है। और इसी गर्दन के दर्द के साथ अगर आपको हाथों में नमनेस यानी सुन्न पड़ जाना, मूंगे आ जाना, इस प्रकार के लक्षण उत्पन्न होते हैं। इसी गर्दन के साथ साथ अगर आपको भी सरदर्द होता है, चक्कर जैसा महसूस होता है और इसी गर्दन के दर्द के वजह से आप डेली रूटीन के काम भी नहीं कर सकते हो, तो इसी कंडीशन को मेडिकल लैंग्वेज में कहा जाता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। बहुत से लोगों को गर्दन की दर्द की शिकायत होती है और वो दर्द उनको सिर्फ मसल स्पैज़म के वजह से ऐसा सोचकर ये पोस्टपोन करते रहते हैं और उसके ऊपर डेफिनेट ट्रीटमेंट नहीं करते। तो चलिए आज के इस वीडियो में बात करते हैं ये गर्दन का दर्द होता क्यों है, किन किन कारणों के वजह से ये बढ़ सकता है और इसके ऊपर बैंग ऑन टारगेट क्या ट्रीटमेंट कराना चाहिए। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस यानी कि गर्दन का दर्द अगर आपको होता है तो सबसे पहले हमारे मन में यह ख्याल आता है कि मैंने ऐसा क्या किया या किन कारणों के वजह से यह दर्द होता है। बहुत से लोगों में ये ऐसा दिखाई देता है कि असिम्टोमेटिक, मतलब कुछ कारण ही नहीं होता फिर भी उनके गर्दन में दर्द होता रहता है। फिर भी इसमें टॉप 5 रीजंस ऐसे होते हैं कि जिससे आपके गर्दन का दर्द प्रोड्यूस हो सकता है या आपके शरीर में सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस जैसी पैथोलॉजी तैयार हो सकती है। इसमें सबसे पहला जो रीजन है वो है बैड पोस्चर यानी कि पुअर पोस्चर। इसमें सबसे पहला रीजन होता है बैड पोस्चर यानी कि पुअर पोस्चर। हम दिन भर काम करते समय कैसे बैठते हैं, किस प्रकार से हमारी गर्दन की पोजीशन होती है, इसके अनुसार हमारे गर्दन के ऊपर आने वाला प्रेशर डिसाइड होता है। तो चलिए बात करते हैं कुछ आईटी प्रोफेशनल्स के बारे में कि जिनको बहुत समय बैठे हुए रहते हैं और उनको लैपटॉप या डेस्कटॉप पे काम करना पड़ता है। ऐसे काम करते समय उनकी गर्दन की पोजीशन क्या है इस बारे में भी वो सोचते नहीं और कंटिन्यूस वो एक्टिविटी के वजह से उनके गर्दन के ऊपर प्रेशर आने लगता है। कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी करने वाले पर्सन्स होते हैं कि उनको वो एक्टिविटी करते समय गर्दन के ऊपर जर्क हो जाता है, उससे भी उनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो सकता है। तीसरे इंपॉर्टेंट जो पर्सन होते हैं वो हाउसवाइफ्स। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो लेडीज होती है वो घर का जो काम करती है, ऐसे काम करते समय उनको इस एक ही जगह से वजन उठाना होता है, दूसरी जगह रखना होता है। कुकिंग का एक्टिविटी या बाकी हाउस होल्ड एक्टिविटी करते समय भी उनके गर्दन के ऊपर प्रेशर आ सकता है और उसी वजह से उनके शरीर में भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस जैसी पैथोलॉजी तैयार हो सकती है। या जो घर का काम करने के साथ साथ टेलरिंग मशीन का काम करते हैं या ऐसे कुछ काम होते हैं कि जिससे हमारे हाथ और हमारी गर्दन कंटिन्यूसली एंगेज होती है, उन कारणों के वजह से भी गर्दन का दर्द बढ़ता है। और सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट बात, हम सोते कैसे हैं। हमारे शरीर में पूरे दिन भर में जो एक्टिविटी होती है नींद का लेना, जिससे कि हमारे शरीर में जो भी डीजनरेशन हुआ है या फिर जो भी प्रकार की झीज हुई है उसको भरने के लिए, उसको रिपेयर मैकेनिज्म के लिए हमारी नींद काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन कुछ लोग नींद अच्छे से ना लेते हुए नींद के समय अपने बॉडी का पोस्चर गलत तरीके से रखते हैं या टीवी देखते समय, बातें करते समय वो गर्दन के ऊपर ज़्यादा प्रेशर देते हैं और इसी गलत आदतों के वजह से सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होने की तकरार बढ़ती है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का दूसरा प्रमुख कारण होता है डीजनरेशन। समझ लेते हैं कि साइंटिफिकली हमारी रीढ़ की जो हड्डी रहती है इसमें कैल्शियम का डिपोजिशन या उसके साथ साथ कुछ मिनरल्स डिपॉजिट रहते हैं, जिससे कि हमारे रीढ़ की हड्डी को जान रहती है, उसमें डेंसिटी अच्छी होती है और ये रीढ़ की हड्डी हमारे गर्दन का, मतलब हमारे सर का जो पूरा वेट है वो बेयर करती है। लेकिन कुछ कारणोंवश अगर हमारे शरीर का विटामिन कंटेंट कम हो जाता है, स्पेसिफिकली विटामिन डी का लेवल कम हो जाता है, तो उसके साथ साथ हमारे बोन्स में जो होने वाले इतर मिनरल्स जो होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, जिंक, इनका लेवल भी कम होने लगता है, जिससे कि हमारी रीढ़ की हड्डियों में डीजनरेशन आना चालू हो जाता है। इसी डीजनरेशन के वजह से डिस्क जो होता है वो भी थिन होने लगता है और रीढ़ की हड्डी एक दूसरे के पास आने की इसी कंडीशन के वजह से होता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का तीसरा प्रमुख कारण होता है एक्सटर्नल इंजरी। बहुत से जो लोग होते हैं उनको काम करने के वजह से वहाँ पर अगर कुछ इंजरी हो जाती है, गर्दन पर इंजरी हो जाती है, तो उससे भी स्पॉन्डिलोसिस जैसा प्रॉब्लम
हो सकता है। इसके साथ साथ कुछ खेती में काम करने वाले लोग होते हैं जो कि सर पे वज़न उठा के काम करते हैं, या फिर जो लेबरर्स होते हैं वो भी सर पे वज़न उठाकर काम करते हैं, और इसी प्रेशर के वजह से उनकी जो डिस्क होती है उसमें थिनिंग का चेंजेस हो जाता है और उनके गर्दन में लॉन्ग टर्म में दर्द होना महसूस होता है। इसके साथ साथ बहुत सारे लोग अगर स्पोर्ट्स जैसी एक्टिविटी करते हैं और ऐसे समय पर उनके गर्दन के ऊपर जर्क आता है या एक्सटर्नली कुछ इंजर हो जाता है, तो उस वजह से भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो सकता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होने का चौथा प्रमुख कारण होता है मेंटल स्ट्रेस। अगर आपको किसी भी प्रकार का मानसिक तनाव है तो उस वजह से भी हमारे शरीर में कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन तैयार हो जाता है, और ये कॉर्टिसोल जो होता है ये पूरे शरीर के जितने भी बोन्स होते हैं वहाँ पर डीमिनरलाइजेशन का काम करता है। इसी डीमिनरलाइजेशन के वजह से बोन्स की डेंसिटी कम होने लगती है और उनमें डीजनरेटिव चेंजेस काफ़ी फास्ट होने लगते हैं। आप भी महसूस करते होंगे कि आपके शरीर का अगर एजिंग प्रोसेस बढ़ जाता है तो आपको भी जॉइंट संबंधी शिकायतें शुरू हो जाती है। और इसी जो बॉडी में टेंशन एरियाज होते हैं इसमें प्रोमिनेंटली होता है गर्दन के पीछे का एरिया, हमारा घुटने का एरिया या फिर एंकल जॉइंट का एरिया। इन जगह पर दर्द सबसे पहले महसूस होता है। सो मेंटल स्ट्रेस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजन फॉर हैविंग सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का पांचवा प्रमुख कारण होता है जेनेटिक्स। अगर आपके शरीर में जेनेटिक्स कुछ इस प्रकार से है कि आपके माता पिता को भी अर्थराइटिस वाले चेंजेस उनके शरीर में होंगे, तो आपकी गलत लाइफस्टाइल की वजह से आपके शरीर में भी अर्थराइटिस के चेंजेस डेवलप हो सकते हैं। तो ये निर्भर करता है टोटली आपके लाइफस्टाइल के ऊपर। आप कौन से समय पर सोते हो, आप कितना सोते हो, आप दिन में किस प्रकार से सोते हो, उसके साथ साथ आप खाना किस प्रकार से लेते हैं, आप जंक फूड किस प्रकार से खाते हो। तो ये गलत आदतों के वजह से भी हमारे शरीर के ऊपर इसका बुरा असर होता है और इसी जेनेटिक्स के वजह से हमें हो सकता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में लक्षण क्या होते हैं? जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्ट में कहा था, इसमें प्रोमिनेंटली जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट लक्षण दिखाई देता है वो होता है गर्दन में दर्द हो जाना। इसी के साथ साथ ये गर्दन का दर्द अगर हमने सही समय पर ट्रीटमेंट नहीं लिया तो वो बढ़ जाता है और उससे हो जाता है हेडेक, गिडीनेस यानी कि चक्कर जैसा भी हमें महसूस होने लगता है। और इसी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के साथ अगर आपकी जो गर्दन में होने वाली नसें होती है, नर्व्स होती है, वो भी दबने लगती है, तो उसी वजह से वो जो गर्दन का पेन है वो आहिस्ते आहिस्ते हमारे शोल्डर जॉइंट तक, हमारे एल्बो जॉइंट तक, रिस्ट जॉइंट तक या हमारे फिंगर्स तक भी रेडिएट होने लगता है। और इसी कंडीशन को कहते हैं सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी। इसी कंडीशन के वजह से हमें दर्द के साथ साथ नमनेस भी महसूस होने लगता है। ऐसे पेशेंट्स बोलते हैं कि हमें गर्दन में दर्द भी होता है और हाथों में भी पावर जो होती है वो कम लगने लगती है, हाथों में नमनेस आने लगता है, कोई भी चीज़ जो है वो ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकते, या फिर थोड़े समय भी अगर वो मोबाइल का यूज़ करते हैं, लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ देखते हैं तो उनको चक्कर जैसा महसूस होने लगता है, उनको बार बार सरदर्द जैसी शिकायतें शुरू हो जाती है। और यही सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के वजह से हमारे पीठ में भी दर्द बढ़ने लगता है, क्योंकि लैटिसिमस डॉर्सी जो मसल होती है इसमें काफ़ी हद तक स्टिफनेस आ जाता है। और इसी मसल स्टिफनेस के वजह से हम सुबह उठने के बाद जकड़ाहट फील करते हैं, शाम के समय शरीर में बुखार जैसा फीलिंग आने लगता है और कोई भी एक्टिविटी करने के लिए हम फिजिकली उतना स्ट्रेंथ फील नहीं कर पाते। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का डायग्नोसिस कैसे करना है? अगर आपको भी गर्दन का दर्द है तो आपको सबसे पहले डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। और आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है या नहीं इसके डायग्नोसिस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट है वो है एक्सरे ऑफ द सर्वाइकल स्पाइन। एक्सरे अगर हम करते हैं इसमें एपी और लैटरल व्यूज़ लिया जाता है और इससे हमें पता चलता है कि आपकी रीढ़ की हड्डियों की कंडीशन कैसी है, उसमें ऑस्टियोफाइटिक चेंजेस है या नहीं, या डिस्क की कंडीशन कैसी है, और उसी के अनुसार उनका अलाइनमेंट कैसा है ये भी एक्सरे से हमें अच्छी तरह से पता चल जाता है। और एक एक्सरे से हम 100% कंफर्म कर सकते हैं कि आपके शरीर में भी स्पॉन्डिलोटिक चेंजेस है या नहीं है। अगर बहुत से लोगों का एक्सरे करने के बाद भी डायग्नोसिस कंफर्म नहीं होता तो उनको कराना पड़ सकता है एमआरआई ऑफ द सर्वाइकल स्पाइन। एमआरआई करने के बाद हमें नर्व्स तक की कंडीशन, लिगामेंट्स, टेंडन्स और उसके साथ साथ बोन्स और डिस्क की पूरी तरह से जानकारी मिल जाती है। इसके साथ साथ हमारे
सर्वाइकल स्पाइन के अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, स्पाइनल कैनाल जो होता है, उसमें नैरोइंग या स्टेनोसिस जैसे चेंजेस हुए या नहीं है, ये भी हमें पता चल जाता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के आपके लक्षण आपको कितने दिन से है और उसके अनुसार उसकी इंटेंसिटी क्या है, ये केवल हम MRI सर्वाइकल स्पाइन से कंफर्म कर सकते हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की ट्रीटमेंट के बारे में अगर हमें डिस्कस करना है तो उसको 2 कैटेगरीज में हमें डिस्कस करना चाहिए। एक जो होता है वो एक्सटर्नल ट्रीटमेंट और दूसरी बात है इंटरनल ट्रीटमेंट। एक्सटर्नली हमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में जो होने वाला पेन है, उसमें स्टिफनेस होता है या वहाँ पर होने वाला जो नमनेस है, उसको कम करने के लिए सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है आपको बेड रेस्ट लेना चाहिए। हमारी बॉडी खुद सेल्फ हीलिंग भी करती है, जिससे कि हमारे मांसपेशियों में जो सूजन आ जाती है, वहाँ पर जो दर्द होता है या नर्व्स की तरफ जो सूजन है, जब हम बेड रेस्ट लेते हैं तो ऑटोमेटिकली वो हील होना चालू हो जाता है और वहाँ की जो इंटरनल स्वेलिंग है वो कम होने लगती है। एक्सटर्नल में दूसरा प्रमुख उपाय होता है आपको हॉट फर्मेंटेशन लेना है, जिसमें कि आप कोई भी दर्द निवारक तेल होता है उससे वहां पर अच्छी तरह से उसका एप्लीकेशन करना है और गर्म पानी से या गर्म स्टीम से आपको वो जगह पर सिकाई करनी है, जिससे कि उस पार्ट में होने वाला जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छी तरह से होने लगता है और ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरह से होने के वजह से वहाँ की जो मसल्स होती है उनका स्टिफनेस कम होने लगता है और हमारा गर्दन का दर्द में हमें इमीडिएट रिलीफ मिलने लगता है। जैसे ही दर्द का इमीडिएट रिलीफ हमें मिलता है, उसके बाद हम गर्दन को मूवमेंट अच्छे से होने के लिए वहां पर स्ट्रेचिंग और लूजनिंग एक्सरसाइजेस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात होती है कि गर्दन में जो दर्द होता है वो बेड रेस्ट करने के बाद या हॉट फर्मेंटेशन से कम नहीं होता। ऐसे समय पर इस दर्द के साथ अगर आपको रेडिकुलोपैथी यानी नमनेस हाथों में भी आ रहा है तो ऐसे समय पर हमें कुछ ऑयल्स का एप्लीकेशन करना चाहिए और ये ऑयल्स का एप्लीकेशन इस प्रकार से होगा कि वो दर्द तो कम होना ही चाहिए लेकिन उसके साथ साथ जो नमनेस है वो भी कम होना चाहिए। तो इसी ऑयल्स के प्रिपरेशंस में एक बाम तैयार किया हुआ है, जिसमें कि महानारायण तेल है, कैम्फर है और उसके साथ साथ कैप्सिकम ऑयल होता है। इसी कॉम्बिनेशन से तैयार किया हुआ ये मालिश बाम अगर हम अच्छी तरह से गर्दन का एरिया और शोल्डर जॉइंट या एल्बो जॉइंट जहाँ तक आपको रेडिएटिंग पेन है उस जगह पर इस बाम का एप्लीकेशन करते हैं तो हमें इंस्टेंट रिलीफ मिलना चालू हो जाता है। इसी स्टिफनेस के वजह से हमें सरदर्द भी होने लगता है, चक्कर जैसा भी महसूस होता है, तो मालिश बाम के इमीडिएट एप्लीकेशन से उनमें काफी अच्छा रिलीफ होने लगता है और हम थोड़ा सा बेटर फील करते हैं। इंटरनल मेडिसिन में अगर आपको सबसे पहली बात ध्यान में रखनी है वो है कि विटामिन सप्लीमेंटेशन। बेसिकली स्पॉन्डिलोसिस हो, चाहे वो सर्वाइकल का हो, लंबर का हो या कोई भी प्रकार का डीजनरेटिव चेंजेस अगर हमारे शरीर में होते हैं तो ऐसे समय पर हमें शरीर को सप्लीमेंट्स देना बहुत ज़रूरी होता है और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन। आप कैप्सूल फॉर्म में, सैचेट फॉर्म में या पाउडर फॉर्म में या ऑयल फॉर्म में भी विटामिन डी ले सकते हो। आपका जो वेट है, बॉडी वेट है, उसके अनुसार आपको विटामिन डी का लेवल डिसाइड करना होता है और विटामिन डी का कौन सा मीडिया या कौन सा मेथड आपको अपनाना है वो आपको डिसाइड करना है। और विटामिन डी के सप्लीमेंटेशन आप चालू करते हो तो इमीडिएटली आपके शरीर में जो डीमिनरलाइजेशन हुआ था उसमें आपके शरीर में मिनरलाइजेशन होने की प्रोसेस स्टार्ट होने लगती है। विटामिन डी के सप्लीमेंट्स के वजह से हमारी हड्डियां जो होती है उनमें डेंसिटी बढ़ने लगती है। इसी विटामिन डी के साथ आपको आपके खाने में कैल्शियम युक्त पदार्थों का भी समावेश करना चाहिए, जिसमें कि पालक की भाजी आपको लेनी है, ग्राउंडनट आपको लेना है, कैशू आप ले सकते हो, सीताफल आप ले सकते हो या सब प्रकार के ड्राई फ्रूट्स आप यूज कर सकते हो। अगर आप नॉन वेजिटेरियन पर्सन हो तो ऐसे समय पर आप नॉनवेज फूड का भी सहारा लेके आपके शरीर को कैल्शियम दे सकते हो। जब हमारे शरीर में विटामिन डी और कैल्शियम की पर्याप्त मात्रा मिलना चालू हो जाती है तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के दर्द में और स्टिफनेस में हमें काफ़ी अच्छी रिलीफ मिलना चालू हो जाती है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में अगर आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में दर्द है, स्टिफनेस है, उसके साथ साथ नमनेस भी बढ़ रहा है तो हमें कुछ मेडिसिन इंटरनली भी लेनी ज़रूरी होती है और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन होता है ड्राई जिंजर पाउडर। आपको बस ये मेडिसिन लेते समय करना क्या है तो एक गर्म पानी का ग्लास लेना है और उसमें ये ड्राई जिंजर पाउडर आपको 1 चम्मच डाल देनी है और उसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। और यही जिंजर पाउडर वाला जो पानी है ये आपको सुबह के समय और शाम के समय दिन में 2 बार पीते रहना है कंटिन्यूसली। अगर हम 8 दिन
तक एक सप्ताह तक इसका कंटिन्यूस यूज़ करते हैं तो हमारे स्टिफनेस में काफ़ी अच्छा रिलीफ होने लगता है और हमारे जो स्पॉन्डिलोटिक चेंजेस होते हैं वो भी रिवर्स होने लगते हैं। जिंजर में कुछ एंटीवायरल प्रॉपर्टीज होती है, इसके साथ साथ मसल रिलैक्सेशन इफेक्ट भी इसमें होता है, जो कि हमारे नर्व्स में जो टेंशन प्रोड्यूस हुआ रहता है, वहाँ पे जो प्रेशर प्रोड्यूस हुआ रहता है उसको कम कर देता है और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में काफ़ी अच्छा रिलीफ मिलना चालू हो जाता है। सर्वाइकल और गर्दन का दर्द बहुत ही असहज और दर्दनायक हो सकता है अगर हमने सही समय पर इसका ट्रीटमेंट नहीं किया। तो आपको भी अगर गर्दन का दर्द है तो इमीडिएटली आप इस वीडियो में जो उपाय बताया है, जो एक्सटर्नल और इंटरनल उपाय है, वो डेफिनेटली अपनाइए। और इन्हीं उपाय के बारे में अगर किसी भी प्रकार का आपको कन्फ्यूजन होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाना मत भूलिए। मिलते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।